हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रृंखला श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं लॉ कुटुंब। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ये हमारा पहला लेक्चर है। किससे रिलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ओके, तो प्रियम्बल वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि प्रियम्बल होता क्या चीज़ है, राइट। मेरे भी दिमाग में जब हम भी पढ़ते थे, तो मैं भी पढ़ती थी, तो मुझे भी यही क्वेश्चन आता था कि आखिर ये प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल होता है किसी भी एक्ट, कैपिटल ACT एक्ट का इंट्रोडक्शन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन, इन चीज़ों को बताता है। तो प्रियम्बल हर एक्ट जिसमें प्रियम्बल रहता है, लेजिस्लेशन के थ्रू जो पास हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी हमें यही सब बताता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये जानते हैं, और इसे जानने के लिए हमें पहले इसे पूरा रीड करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? वी The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। क्या बोल रहा है? हम भारत के नागरिक एक साथ मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत को एकजुट बना के रखेंगे। किसमें? सॉवरेन में, सोशलिस्ट में, सेक्युलर में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये सब क्या लिखा हुआ है। तो आइए उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट इन द सेंस दैट इट इज़ इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्यों ऐसे लिखा हुआ है? मैं समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है। इंडिया जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है। आप लोग को लग रहा होगा स्टेट, बट इंडिया तो एक कंट्री है। बट पॉलिटिकल लैंग्वेज में, सिविक्स लैंग्वेज में इस कंट्री को स्टेट बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है? इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट इन द सेंस दैट इट इज़ इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। इंटरनली सुप्रीम का मतलब हुआ वो भीतर की ओर से, मतलब इंडिया के अंदर वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और एक्सटर्नली तरीके से भारत बाहर के तरफ से इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब इसे समझते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर सिंगल फैमिली में भी रहते हो, सिंगल फैमिली में अगर फादर, मदर एंड ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स होंगे आपके, तो पापा हेड होंगे। और अगर जॉइंट फैमिली, अगर दादाजी दादी भी अभी तक जिंदा होंगी, तो दादाजी होंगे। अब अगर दादाजी हैं तो हमारे परिवार के हेड कौन होंगे? दादाजी होंगे। इंटरनली सुप्रीम हमारे दादाजी हैं। जैसे भारत इंटरनली सुप्रीम है, दादाजी हमारे इंटरनली सुप्रीम है। उनके द्वारा बोला हुआ हर चीज़ सुप्रीम होगा, सबसे ऊपर होगा। वो जो बोलेंगे वो ही होता है। और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट मतलब बाहर से कोई भी हमें किसी भी तरीके से कुछ बोलने के लिए, करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, किसी भी मैटर को नहीं कर सकता। जैसे कि शर्मा जी के पापा, हमें हमेशा बोला जाता है शर्मा जी के बेटे को देखो इसने ये कर लिया। उसी तरह शर्मा जी के दादाजी हमारे मैटर में नहीं बोलेंगे। समझ में आया? इट मीन्स इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया सुप्रीम है, खुद के लिए सुप्रीम है इंटरनली, और इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नली। सॉवरीन है वो। इंडिया इज़ अ सॉवरीन स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सोशलिस्ट। तो आइए पढ़ते हैं। सोशलिस्ट स्टेट बेसिकली मीन्स दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। It shall not be concentrated in the hand of few. Government should regulate the ownership of land and industry
टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इन सिंपल वर्ड छोटे में मैं बता दूं कि भारत में कोई भी पैसे के उससे ऊपर नीचे नहीं रहेगा, सबको वेल्थ इकोनॉमिकली इक्वल रखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसे क्या कहते हैं अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। आजकल एक वर्ड न्यूज़ चैनल में हम लोग को बहुत सुनने मिलता है जो है सेक्युलर। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ के कहीं पे भी क्या कहते हैं हम लोग किसी रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को महत्व नहीं दे सकते। वही बोल रहा है, देयर इज़ नो डिफरेंट ऑफ रिलीजन, दैट इज़ ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड मोर एवर देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन। क्या बोल रहा है कि भारत में हर रिलीजन को एक समान रखा जाएगा, किसी भी तरीके के डिफरेंस नहीं किए जाएंगे। और कोई भी स्टेट, इट मीन्स जैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब जो जैसे जो कंट्रीज़ है, महाराष्ट्र, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, वो अपना किसी भी तरीके का एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं कर सकता। अब उत्तर प्रदेश है तो हिंदुओं को फॉलो करे ऐसा नहीं होगा, वेस्ट बंगाल है तो वो किसी और रिलीजन को करे ऐसा नहीं होगा। सब कोई एक समान रिलीजन को महत्व देगा। कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म छोटा या कोई भी धर्म बड़ा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक क्या बोल रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया एलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रॉपरली नोन एज वन मैन वन वोट। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है कि भारत में जो भी 18 साल के ऊपर हैं वो अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट का चुनाव करवा सकता है। उसको किसी भी तरीके से नहीं रोका, चुनाव करवा सकते हैं इन सेंस कि वो जिस गवर्नमेंट को लाना चाहता है उसको वो वोट कर सकता है। जिसको पॉपुलरली नोन जिस वर्ड से जाना जाता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है 18 साल के ऊपर जितने भी लोग होंगे वो वोट कर सकते हैं। अब वोट आ रहा है रिपब्लिक। ये सेम क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड की तरह ही लगता है, क्योंकि इसमें भी हमारे खुद के गवर्नमेंट, हम लोग जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं और उस गवर्नमेंट को बनवा सकते हैं, उस तरीके से ही रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, In a republic form of government, the head of the state is elected person and not a hereditary monarchy। क्या बोल रहा है कि भारत में जो कभी भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या कौन बनेगा, जो उसके योग्य होगा। तो भारत में जो भी अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जिसको लगता है कि हाँ ये गवर्नमेंट मेरे लिए अच्छा काम कर सकता है, वो उसको वोट करेगा और वो अपना गवर्नमेंट ला सकता है। ऑफ कोर्स अगर उसको ज़्यादा वोट मिलेगा तभी उसका सरकार आएगा, उस कम वोट मिलने से तो सरकार आएगा नहीं। तो ये नहीं होगा कि हमारे किसी भी स्टेट में कोई एक गवर्नमेंट क्या कहते हैं सीएम है और उसका बेटा ही नेक्स्ट सीएम बने। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग उसको फॉलो करो, उसे सपोर्ट करो तो आप उसे बना सकते हो, बट वो खुद से नहीं बना सकता, आपके थ्रू ही वो जाके बनेगा, खुद से वो नहीं बन सकता। फिर अब हम लोग को ऊपर जाके पढ़ना है उसके बाद का, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस दिया जाएगा। और जस्टिस किन फॉर्म में होगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एंड उसको आपको भी क्या कहते हैं सब में एक समान ही रखना है, प्रमोट करना है। आपकी अपनी इक्वालिटी, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है उस अपॉर्चुनिटी के को अपना ढाल बना के दूसरे के अपॉर्चुनिटी के सामने आप क्या कहते हैं रोड़ा नहीं बन सकते, ऑब्स्टेकल्स नहीं लगा सकते। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यही कि भाईचारे का क्या कहते हैं हम लोगों के अंदर क्या कहते हैं एक भाव होना चाहिए और नेशन का इंटीग्रिटी बना के रखेंगे। अभी इससे मैं एक बहुत अच्छा फैक्ट और एक अच्छा बहुत पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि इसमें ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो पहले से ही प्रीएम्बल में एडेड नहीं थे, इसे कुछ अमेंडमेंट के बाद लाया गया है। ये वाला लास्ट लाइन कंप्लीट कर लो, फिर वो उस पॉइंट पे आती हूँ।
लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, अब इसे समझते हैं क्या बोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किए थे, इनैक्ट किए थे और ख़ुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे। क्योंकि ऊपर में क्या बोला है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इसमें बोलना चाह रहा है कि ये जो बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब एक दूसरे को दिया है। ऑफ कोर्स इसको पूरे नागरिक मिलके तो नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने बनाया है, बट यहाँ पे सबको सेम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अब जो मैंने बोला था कि 3 वर्ड्स बताऊंगी जो इसमें ऐड किया गया है, बट मैं ये बताने से पहले ये भी बता दूं कि मैं अपने इन लेक्चर्स के बाद, इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के बाद कुछ MCQs भी बताऊंगी जो अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्री और मेंस में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा जनरल नॉलेज एंड वगैरह में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 3 वर्ड कौन कौन थे? वो 3 वर्ड थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ओके, तो क्या 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 न्यू वर्ड्स ऐड हुए थे और वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। गुड। अब मैं एक और पॉइंट बताती हूँ जो पूछा जाता है ज़्यादातर टाइम कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसे कहा जाता है। ऑफ कोर्स जैसे एक ह्यूमन बॉडी का सोल होता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई ना कोई सोल होगा, जिसके लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है और प्रियम्बल का जो आइडिया है वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ MCQs के बारे में पढ़ेंगे। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है बट वो जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, तो हियर वी आर। चलो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया है, तो चलो बताओ क्या जानना चाहता है एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गुड, प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, चलो बताओ। थोड़ा पढ़े होगे, अगर आगे तो बता दोगे। ओके, मैं ही बताती हूँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स। ये अब तुम लोग ही सोचो क्या होगा। अभी मैंने समझाया और तुम लोगों ने अच्छे से समझाया तो इसका आंसर तुम लोगों को पता होगा। राइट, द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर जस्टिस इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्या फॉर्म था? यस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इट मीन्स ऑल द अबव। राइट। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रियम्बल जब भी पढ़ो तो प्रियम्बल को वो जैसा है वैसे का वैसे लर्न कर लो, तब तो बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि प्रियम्बल जैसे का जैसे लिखा हुआ है उससे कई सारा क्वेश्चंस बनता है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। मैंने ऊपर बताया था कि एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड हमारे डाले गए थे प्रियम्बल के अंदर। वो क्या है? यस, 42nd अमेंडमेंट। 6th क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट अपना ये ओपिनियन दिया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका आंसर होगा बेरूबरी यूनियन केस। अभी तक आप लोगों ने इस बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी, इन केस लॉ से रिलेटेड भी अपना वीडियो आगे लेकर आऊँगी। बिकॉज अगर आप लोग लॉ पढ़ रहे हो तो कुछ केसेस हैं जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ केस, बेरूबरी यूनियन केस, केशव नंदा भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डील करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटरग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो होगा केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, द पीपल ऑफ इंडिया। एज पर द प्रियम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इस दिन पे इस ईयर में हम लोगों ने खुद को दिया है, याद करो याद करो, यस 26 नवंबर 1949। लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड विच ऑफ द टर्म ऑफ द प्रियम्बल। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, केवल दो के बारे में ही पूछा है, वो होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसका आंसर क्या है, सोशलिस्ट सेक्युलर यहाँ पे, बट इन फ्यूचर अगर केस आता है कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किन चीज़ों को ऐड किया गया, तो वो होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।